हेलो स्टूडेंट्स, आपने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स की पिछली वीडियो में मींस उसके फर्स्ट पार्ट में कुछ एडजस्टमेंट्स की, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम किया। इस वीडियो में हम बाकी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बैड डेट्स की। बैड डेट्स होते क्या हैं? डेट्स विच आर डेफिनेटली इरिकवरेबल। डेटर्स में से वो लोगों का पैसा जो हमें पक्का पता है कि नहीं मिलेगा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स, क्योंकि नुकसान है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। वो सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो परमानेंटली उस अमाउंट से छूट गए, तो उनके अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है और सन्ड्री डेटर्स एक एसेट अकाउंट है। अब इसका अगर टू फोल्ड इफेक्ट देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखेंगे बैड डेट्स का अमाउंट, और सेम अमाउंट हम बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करके दिखाएंगे। नेक्स्ट बात आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। स्टूडेंट्स, आपने प्रोविजन का मीनिंग डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजंस के चैप्टर के साथ पढ़ रखा है। प्रोविजन क्रिएटेड टू कवर एनी पॉसिबल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स likely to occur in future is called provision for doubtful debts। मतलब अगर हमें इस बात का अंदेशा है कि बैड डेट्स हो सकते हैं, उन बैड डेट्स को कवर करने के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजंस को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं जब भी क्रिएट करते हैं, और वो निकालेंगे कहाँ से अमाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो जर्नल एंट्री शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देख लिया जाए इसका टू फोल्ड इफेक्ट। देखिए बच्चे, जब भी आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, चाहे एग्जिस्टिंग बैड डेट्स में इसको ऐड कर दो, ठीक है। और अगर कोई ओल्ड प्रोविजन हो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, और जितनी भी प्रोविजन आपने क्रिएट की है उसको बैलेंस शीट में से सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना है, और अगर कोई फर्दर बैड डेट्स हुए थे उनको भी माइनस करने के बाद। तो ये फर्दर बैड डेट्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसी के ऊपर कैलकुलेट करनी है। इन सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली हैंडल करने के लिए, समझने के लिए मैं अलग से आपको एक इलास्ट्रेशन बहुत डिटेल्स के साथ समझा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आगे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है डेटर्स के साथ, वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कभी कभी क्या होता है कि डेटर्स को हमें कुछ अमाउंट की छूट देनी पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने भी तो अपने कस्टमर्स को बना के रखना है। समटाइम्स सर्टन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज अलाउड टू द डेटर इफ़ द अमाउंट ऑफ सेल्स इज पेड विद इन ए सर्टन पीरियड। हम उनको इस बात के लिए अट्रैक्ट करते हैं कि आप जल्दी से पेमेंट कर दो, ठीक है, हम कुछ अमाउंट आपके लिए छोड़ देंगे। तो फिर भी तो हमें ही नुकसान है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। तो इस केस में आप इसके डबल इफेक्ट को कैसे देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट होगा, और बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री डेटर्स, फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर कैलकुलेट करके उसमें से ये प्रोविजन माइनस होगी। स्टूडेंट्स, ऐसे ये सेपरेटली अगर आप एडजस्टमेंट समझो तो बड़ी इजी हैं, लेकिन जब तीनों इकट्ठी हो जाती हैं, फर्दर बैड डेट्स भी हो जाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो जाता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी होता है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और मैं अभी बोल चुकी हूँ कि आपको इसके लिए पूरी डिटेल्ड विद ऑल कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स एक इलास्ट्रेशन करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर बात आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। स्टूडेंट्स, ये भी एक नोशनल आइटम है, सिर्फ बुक एंट्री है। एक्चुअली ना तो प्रोप्राइटर को कोई कैश देता है, ना ही उसको कोई कैश मिलता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये सोच के की जाती है इसकी एंट्री कि अगर प्रोप्राइटर किसी और से पैसा लेता उसको भी तो इंटरेस्ट देता, तो इंटरेस्ट बिकम्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और वो जो इंटरेस्ट मिलता प्रोप्राइटर को वो उसकी इनकम बन जाती और उसकी कैपिटल बढ़ जाती। और इसके टू फोल्ड इफेक्ट के लिए क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्लस करेंगे। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइटम आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एक नोशनल आइटम है, ये भी एक बुक एंट्री है, ना तो एक्चुअली प्रोप्राइटर इंटरेस्ट पे करता है ना ही बिजनेस को ऐसा कोई इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये एज्यूम ही किया जाता है कि अगर कोई पैसा बिजनेस में से निकलवाता तो हम उससे इंटरेस्ट लेते ना, तो बस यही एजम्पशन से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं। तो फिर बिजनेस को इनकम होती ना, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे। हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लेके जाएंगे, और वो जो ड्राइंग्स अकाउंट है और बढ़ गया ना, डेबिट ज़्यादा हो गया ना, तो वो अल्टीमेटली कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड द सेम अमाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। फिर आपने ये टर्म पढ़ी थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर होता है पोस्टपोन करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका जो बेनिफिट है हमें आने वाले काफ़ी सालों में मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन खर्चा हम एक ही साल में कर रहे हैं। द एक्सपेंडिचर डन इन इनिशियल स्टेज बट द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल ऑल्सो इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो एक ही साल में नहीं ना वो डाल देंगे, हम उसको बाय इंस्टॉलमेंट्स हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, और जितने हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के पीछे अमाउंट बचाया वो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ मैंने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिखा है, इट कैन बी एनी अदर। तो +1 में क्योंकि सबसे कॉमन यही एक्सपेंडिचर आपको सिखाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिख दिया, ठीक है। तो टू फोल्ड इफेक्ट आपको क्लियर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और एसेट साइड जितना भी वो टोटल खर्चा किया था, जितना आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया उसके पीछे जितना बचा वो एसेट साइड आपने शो करना है। वो नेक्स्ट ईयर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और जितने भी सालों तक आपने फैसला किया उसके बाद वो नील हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ गई लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। स्टूडेंट्स यहाँ बाय फायर लिखा है, इट कैन बी थेफ्ट ऑल्सो, बाय अर्थक्वेक ऑल्सो, मीन्स कभी किसी भी एबनॉर्मल रीज़न से अगर लॉस हो रहा हो, ठीक है। तो आप क्या देखती हैं कि इसमें 3 केसेस के साथ हमें डील करना पड़ता है। जब पूरा का पूरा स्टॉक की इंश्योरेंस करवाई गई हो, या फिर हमने इंश्योरेंस करवाई ही ना हो, या फिर इन दोनों के बीच की स्टेज के कुछ स्टॉक की इंश्योरेंस हुई पड़ी थी और कुछ स्टॉक की इंश्योरेंस नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये तीनों केसेस आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट केस इसमें आता है इफ़ द स्टॉक इज़ फुली इंश्योर्ड, मीन्स हमें सारा का सारा जो स्टॉक है उसका इंश्योरेंस हुआ पड़ा है और इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा लॉस कवर कर लेगी, वो सारा का सारा पैसा हमें मिल जाएगा। तो जैसे भी वो, चाहे फायर है चाहे चोरी है, जैसे भी नुकसान हुआ तो हम कहाँ से निकालेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट से। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से निकालेंगे उसका रीज़न क्या है कि जो स्टॉक आपका ऐसे नुकसान में चला गया वो सामान सेल तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए हम वहाँ से निकालेंगे इसको। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और जब इंश्योरेंस कंपनी
ने क्लेम कर लिया भी, हाँ जी हम दे देंगे आपको, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर नहीं मिला तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किया तो एसेट साइड बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर अभी पैसा नहीं मिला तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट आप एसेट साइड बैलेंस शीट में लिख दोगे। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस है इफ स्टॉक इज पार्टली इंश्योर्ड। लॉस ऑफ स्टॉक covered by insurance policy will be claimed from the insurance company and rest of the loss borne by the business। होता क्या है कि कभी कभी या तो आपने सारे स्टॉक की अभी इंश्योरेंस ही नहीं करवाई, या फिर ऐसे है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम 100% नहीं दे दी, कोई भी केस हो सकता है। तो जितना लॉस इंश्योरेंस कंपनी देगी वो तो हम कंपनी के नाम पे डाल देंगे, और जो हमें नहीं मिल रहा, जिसकी कॉम्पनसेशन नहीं मिलने वाली, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री फर्स्ट तो सेम रहेगी टोटल अमाउंट के साथ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन जब कॉम्पनसेशन मिल जाएगी या तो बैंक डेबिट करेंगे या इंश्योरेंस क्लेम डेबिट करेंगे अगर नहीं मिली, और जो नहीं, जितना अमाउंट हमें नहीं मिला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो सबको मिला के हम लॉस बाय फायर को क्रेडिट करेंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज के हिसाब से ही हम इसका डबल इफेक्ट देखेंगे, चेक करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में से जो टोटल हमारा लॉस हुआ है वो क्रेडिट साइड से निकल जाएगा, और वहाँ से जितना हमें मिल गया वो बैंक या इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा, और जितना नहीं मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन आ गई इफ स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है, इंश्योरेंस करवाई नहीं तो कंपनसेशन कौन देगा? हमें को तो नुकसान भुगतना पड़ेगा, मींस बिजनेस को तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो सारा का सारा लॉस हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड डालेंगे, और सारा ही सारा लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड डालेंगे। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो डबल इफेक्ट कहाँ पहुँच गया? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड सेम अमाउंट आ जाएगा। तो इस एबनॉर्मल लॉस के तीनों केसेस सम अप कर दूं। जब लॉस होगा, जितना भी लॉस होगा वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड डालेंगे, जितना कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, मिल गया तो बैंक डेबिट, ना मिला तो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, और अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया, इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है रिजर्व फंड। स्टूडेंट्स, आपने रिजर्व को डेप्रिसिएशन के साथ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस के चैप्टर में पढ़ा है। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट के लिए रख लेते हैं, पर्पस कोई भी हो सकता है। तो वो अमाउंट निकला कहाँ से? प्रॉफिट्स में से निकला। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट। रिजर्व इज ऑलवेज क्रेडिटेड और जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस को कम कर जाएगा। कई बार बिजनेस अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उन्हीं गुड्स को फ्री सैम्पल्स के तौर पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब खर्चा तो खुद का ही गया ना, और हुआ काम एडवर्टाइजिंग का। तो एंट्री क्या बनी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गुड्स निकालनी हैं जो कि सेल नहीं बनेगी, हमने उसको एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ कर लिया है। तो डबल इफेक्ट क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज में से माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट आती है हमारी मैनेजर्स कमीशन।
तो कई बार प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने मैनेजर को ये ऑप्शन देता है कि ठीक है, आप मेरा प्रॉफिट बढ़ाओगे तो आपको सैलरी के साथ साथ कमीशन भी दे देंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सैलरी के साथ ही कमीशन दिया जाएगा, हो सकता है सैलरी ना हो, सिर्फ कमीशन ही दिया जाए, पर्पज़ कोई भी हो, ठीक है, केस कोई भी हो। सैलरी ने तो डेबिट होना ही होना है अगर हमने उनके साथ बातचीत की हुई है। अब कमीशन की बात देखें क्या है। कमीशन प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले तो हम दे ही नहीं सकते, इसीलिए वर्ड हम यूज़ करेंगे मैनेजर्स कमीशन पेएबल, क्योंकि अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि पे करना है इसलिए बैलेंस शीट में एज लाइबिलिटी रहेगा। तो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन पेएबल, और बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब इस कमीशन को कैलकुलेट करने के दो केसेस आते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है कि कमीशन मैं उस प्रॉफिट पे करूँगा जो प्रॉफिट मैनेजर के कमीशन के देने के बाद बचेगा। एक होता है कि वो प्रॉफिट जो मैनेजर के कमीशन के पहले है, मैं उसका एज परसेंटेज वो कमीशन पे करूँगा। तो दोनों केसेस में आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट केस है, इफ़ दिस कमीशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सो कमीशन विल बी इक्वल टू रेट इंटू नेट प्रॉफिट ओवर 100। रेट मीन्स रेट ऑफ कमीशन। और अगर ये कमीशन उस नेट प्रॉफिट पे है जो इस कमीशन को चार्ज करने के बाद बचेगा, ठीक है, तो कमीशन इज इक्वल टू रेट इंटू नेट प्रॉफिट ओवर 100 प्लस रेट। रेट वही रेट ऑफ कमीशन। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए अगर हम एक इमेजिनरी रेट और नेट प्रॉफिट ले लें तो जल्दी याद हो जाएगा। तो कमीशन इज इक्वल टू 10 over 100 into net profit in case of before charging such commission. 10 over 110 into net profit in case of commission after charging such commission. होप है स्टूडेंट्स आपको ये एडजस्टमेंट समझ आ गई होंगी। मुझे ये भी पता है कि बिना न्यूमेरिकल के आपको 100% क्लैरिटी नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन करवा रही हूँ जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स, अगर सारी एक क्वेश्चन में ना हुई तो दो क्वेश्चन ले लेंगे, तो दोनों वीडियोस में दो इलस्ट्रेशंस में सारी एडजस्टमेंट्स आपकी उनकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।